नमस्कार दोस्तों। आज हम 427 ईस्वी के सबसे उन्नत विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के व्यापक होने की पुष्टि इसी बात से होती है कि यहाँ अपने देश के साथ साथ दूर दराज के देशों और अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया, फारस, तुर्की और श्रीलंका से भी बड़ी संख्या में लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विद्यालय को एक बात और ख़ास बनाती है और वो यह है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ छात्र और शिक्षक दोनों के लिए रहने के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था थी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि नालंदा के बनने तथा भारत के इतने गौरवपूर्ण इतिहास के इस अध्याय को विध्वंस और सामूहिक नरसंहार का सामना क्यों करना पड़ा। नालंदा ना तो किसी राजा की राजधानी थी और ना ही कोई राजमहल, वो तो सिर्फ शिक्षा का एक केंद्र था। फिर भी तुर्की सेना का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों तबाह कर दिया। नालंदा के बनने से लेकर इसके तबाह होने तक की पूरी कहानी मैं इस वीडियो में क्रमशः बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं किसने और कब बनवाया। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त राजवंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 427 से 440 ईस्वी के बीच में करवाया था। यह दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह यूनिवर्सिटी उस समय मगध की राजधानी राजगीर में स्थित थी, जो कि वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा को बनाने का क्या उद्देश्य था? आखिर क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था? नालंदा महाविहार, जिसे आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यह उस समय का एक महाविहार हुआ करता था। महाविहार कई छोटे छोटे विहारों से मिलकर बना होता था। विहारों को हम बौद्ध विहार के नाम से भी जानते हैं। विहार ऐसी जगह हुआ करती थी जहां बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार का निर्माण भी बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा इसमें शोध के लिए किया गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा में रचित कई ग्रंथों ने महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध की शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ कई अन्य विषयों का भी अध्ययन कार्य किया जाता था, जैसे पाली, संस्कृत, व्याकरण, गणित, आयुर्वेद, तर्क विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्य दर्शन इत्यादि जैसे विषय। नालंदा का संचालन पे बात करूँ तो नालंदा का संचालन कैसे होता था। 10,000 छात्रों तथा 1510 से अधिक छात्रों की इस संस्था के संचालन के लिए अलग अलग समय के राजाओं ने अलग अलग तरीके से मदद की, जिसका उल्लेख यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। जैसे ह्वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत में लगभग 14 वर्ष बिताए। इस दौरान यहाँ सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि नालंदा महाविहार के संचालन के लिए यहाँ के राजा ने लगभग 100 गांव सौंप रखे थे, जहाँ से 10,000 छात्रों तथा 1500 शिक्षकों के लिए चावल, दूध, मक्खन एवं अन्य जरूरत की वस्तुएं आती थीं। ह्वेनसांग के भारत से वापस लौटने के लगभग 30 साल बाद एक और प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग भारत आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में इन गांवों की संख्या 100 के स्थान पर 200 बताते हैं। यहाँ पर दोनों विदेशी यात्रियों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से किसी एक को सही और दूसरे को गलत मानना बहुत गलत होगा, क्योंकि दोनों यात्रियों के आने तथा जाने के बीच में लगभग 30 वर्ष का फर्क था, जो कि संभवतः ये हो सकता है कि इन 30 वर्षों में छात्रों की संख्या बढ़ी होगी और आवश्यकता अनुसार नालंदा के सुचारू रूप से संचालन के लिए यहाँ सौंपे गांवों की संख्या 100 से 200 कर दी गई होगी। नालंदा की स्थापना तथा विध्वंस के बीच 770 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कालांतर में यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ही राजाओं ने नालंदा की भरपूर आर्थिक और राजनीतिक मदद की और इसी तरह 7 सदी तक नालंदा फलता फूलता रहा। इतिहासकारों का मानना है कि बख्तियार खिलजी के नालंदा को पूरी तरह से विध्वंस करने के पहले भी इसे नष्ट करने की 2 बार नाकाम कोशिश करी गई थी। पहला आक्रमण 455 से 467 के बीच स्कंदगुप्त के समय मेहरकुल के नेतृत्व में हुनाज ने किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी इसे पुनः बहाल कर देते हैं। इसके बाद दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगाल के गोदास राजवंश द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट राजा सम्राट हर्षवर्धन
इसे रिस्टोर करने के साथ साथ इसकी इमारतों को और ऊंचा करवा देते हैं। और तीसरा आक्रमण बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 ईस्वी में किया गया और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आगे के क्रम में डिटेल से समझेंगे। नालंदा एक्सकेवेशन साइट पर खुदाई के दौरान पूरे प्रांगण में 3 तरह की ईंटें मिलती हैं, जिसमें सबसे नीचे गुप्त काल की, बीच में हर्ष काल की तथा ऊपर पाल वंश की ईंटें बताई जाती हैं। आधारभूत संरचना। नालंदा की इमारतों की संरचना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का सहारा लेना पड़ेगा। ह्वेनसांग अपने नालंदा के प्रवास के दौरान अपने सेल की खिड़की से बाहर के दृश्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यह पूरी संस्था ईंटों की पक्की दीवार से अच्छी तरह से घिरा हुआ है। एक बड़ा गेट बिहार के अंदर खुलता है, जो कि बिहार का मुख्य द्वार है, जहां से 8 बड़े हाल अलग हो जाते हैं। यहाँ की मीनारें काफ़ी बड़ी और सुसज्जित हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है कि मीनार का सबसे ऊपरी कमरा बादलों से ढका हो। इसी क्रम में ह्वेनसांग के बाद आए चीनी यात्री इत्सिंग भी लिखते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े विहार हैं, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा छोटे सेल हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ की खुदाई से भी होती है। खुदाई में यहाँ 8 बड़े हाल मिलते हैं, जिनमें से लगे हुए कई छोटे छोटे कमरे भी मिलते हैं। इन सभी हाल में एक मुख्य शिक्षक के बैठने का बड़ा आसन मिलता है और हाल से ही लगा हुआ छात्रों की सुविधा के लिए कुएं भी थे, और साथ ही साथ हाल से ही लगा हुआ चूल्हे जैसी कुछ संरचना भी मिलती है, जो कि संभवतः छात्रों के खाना बनाने के लिए हो सकता है। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क इत्सिंग की रुचि मुख्यतः इस बात पर थी, भारत जो कि बुद्धिज्म की जन्म स्थली है, यहाँ बुद्धिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके बारे में लिख। यहाँ एक बड़ा घंटा लगा हुआ था, जिसके बजने से यहाँ की दिनचर्या प्रारंभ होती थी। यहाँ कई बड़े सामूहिक स्नानागार भी थे, जहाँ सभी भिक्षु एक साथ स्नान करते और उसके बाद अपने चीवर वस्त्र पहनकर शिक्षा के लिए तैयार होते थे। भगवान बुद्ध का नालंदा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, क्योंकि नालंदा की नींव ही भगवान के महापरिनिर्वाण के 800 वर्षों बाद रखा गया था। परंतु कहा जाता है कि नालंदा के पास ही पावरिका नामक आम के बगीचे में उन्होंने उपदेश दिया था, और साथ ही बुद्ध के प्रमुख 2 अनुयायियों में से एक सारिपुत्र का जन्म और मृत्यु स्थान नालंदा के समीप ही रहा होगा। सारिपुत्र को आज भी तिब्बत, थाईलैंड, श्रीलंका और कोरिया जैसे देशों में बुद्ध के समान ही आदर और सम्मान दिया जाता है। नालंदा के खंडहर में एक स्तूप सारिपुत्र के नाम से भी मिलता है, जिसे संभवतः मौर्य शासन काल में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया होगा। उस समय पर निश्चित तौर पर कोई एक छोटा विहार रहा होगा। और अब आगे बात करते हैं नालंदा में शिक्षण कार्य के। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि बुद्ध की शिक्षा के साथ साथ यहाँ अन्य कई विषय भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि पाली, संस्कृत, व्याकरण, गणित, आयुर्वेद, तर्क विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्य दर्शन इत्यादि। और इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि इन सभी विषयों के अलग अलग कई विद्वान हुए जो कि नालंदा से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे कि राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में हर्षवर्धन, जो कि भारत के इतिहास में महान सम्राट कहलाए। दर्शन के क्षेत्र में नागार्जुन और बसवंधु, जिन्होंने शून्यवाद और योगाचार की फिलॉसफी दी। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट को भी नालंदा का ही छात्र तथा बाद में शिक्षक माना जाता है, जिन्होंने गणित में शून्य की खोज की। इसी कड़ी में और कई नाम जुड़ते हैं, जैसे कि पद्मसंभव, धर्मपाल और साथ ही साथ कई चीनी विद्वान जैसे ह्वेनसांग और इत्सिंग इत्यादि प्रमुख हैं। इत्सिंग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि नालंदा में लगभग 3000 से ज़्यादा विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। ये छात्र कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्सिया और श्रीलंका से थे। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं थी, परंतु यहाँ प्रवेश बहुत कठिन था। यहाँ के दरवाजे पर बहुत ही शिक्षित द्वारपाल हुआ करते थे, जो कि यहाँ आए किसी भी छात्र को प्रवेश तभी देते थे जब वो उनके सवालों का सही से जवाब दे सकें। नालंदा में एक और प्रचलन था, और वो था छात्रों के नामकरण का। बाहर से आए छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार यहाँ का कोई नाम उनके गुरु द्वारा दिया जाता था। जैसे कि ह्वेनसांग को उनके गुरु शीलभद्र के द्वारा मोक्षदेव का नाम दिया गया था। नालंदा में सभी ने महायान बुद्धिज्म का अध्ययन किया और साथ ही साथ बौद्ध के 18 संप्रदायों का भी अध्ययन किया था। महायान और हीनयान, इसकी चर्चा किसी और वीडियो में डिटेल से करूंगा,
पर शॉर्ट में बता दूं, हीनयान बुद्धिज़्म की वो शाखा थी जो बुद्ध की एक्चुअल टीचिंग्स पे बेस्ड थी, जिसमें किसी भी अन्य बात की मिलावट से इनकार कर दिया गया। और महायान बुद्धिज़्म की ऐसी शाखा थी जिसमें समय के साथ कई अन्य बातों की मिलावट की गई, जिसमें से प्रमुख है बुद्ध को देवता बताना और उनकी मूर्तियों का पूजन करना, जिसे बुद्ध ने साफ साफ मना किया था। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने यहाँ 1510 शिक्षकों की संख्या बताई थी, जिसमें से 1000 शिक्षक 20 से ज़्यादा विषयों में निपुण थे, अन्य 500 शिक्षक 30 से ज़्यादा विषयों में निपुण थे तथा केवल 10 शिक्षक ऐसे थे जो 50 से ज़्यादा विषयों में निपुण थे। उन 10 शिक्षकों में से ह्वेनसांग भी थे। केवल महंत शीलभद्र ही ऐसे थे जो सभी विषयों में समान गति रखते थे।